बिकॉज आई वाज टेलिंग यू ना कि आई हाँ आई नो इक्वेशन जहाँ पे वो इक्वल होती है फोर्स पर यूनिट मास के। ठीक है, ये किसको शो कर रही होती है? टेंशन द स्प्रिंग को। और एम मास पर यूनिट लेंथ होता है हमारे पास। तो अगर हम इसको पुट करें, अगर हम उसको टेंशन के टर्म्स में ही लिख दें, एम इंटू एल, तो फोर्स का यूनिट हमारे पास क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू किलोग्राम इंटू मीटर। तो किलोग्राम किलोग्राम से कैंसिल हो गया, ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बन गया। तो जब हम उसका अंडर रूट लेंगे तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो जो स्पीड होती है हमारे पास इन ऑफ अ वेव इन अ स्ट्रिंग, इट्स गिवन as by this is the tension, this is the length of the string, and this is mass। ठीक है, मास पर यूनिट एम जो है वो मास पर यूनिट लेंथ होता है, तो हमने उसको बाद में यहाँ पे रिप्लेस भी किया और वहां से उसको दोबारा से ये जो मैंने इक्वेशन लिखी थी ना, एफ ओवर एम, जो मैं कह रहा था कि मैं मुझे याद है कि हमने एक इक्वेशन की है ऐसे, तो ये एंड में उसने वही बनाई है। इट्स गुड कि उसने यहाँ पे एफ की बजाय टी को मेंशन आउट किया हुआ, लेकिन टी थोड़ा समटाइम्स कंफ्यूजन कर देता है उस चीज के अंदर के कैपिटल टी टाइम पीरियड के लिए लिया जाता है। लेकिन एनी हाउ, कल जो स्टेशनरी वेव्स की क्वेश्चंस किए थे वो समझ में आ गया था हमारे पास। मैं क्विकली एक दफा दोबारा रिवाइज भी करा देता हूँ, क्योंकि आगे हमने ओपन पाइप एंड क्लोज पाइप की क्वेश्चन करनी है, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट दोबारा से लगाना है। तो हमने क्या किया था, हमने स्ट्रिंग को प्लग किया बिल्कुल सेंटर में से, और हमारे पास एक स्टेशनरी वेव बन गई। कितनी बनी? एक स्टेशनरी वेव बनी। हमने लिखा कि नोड टू नोड का डिस्टेंस कितना होता है? λ/2। सो एल किसके इक्वल आ गया? λ/2 के, और लैम्डा किसके आ गया? 2l के। तो हमने वेलोसिटी की इक्वेशन विच इज एफ ओवर लैम्डा, एफ इंटू लैम्डा, वहां से फ्रीक्वेंसी को किया और वी ओवर लैम्डा आ गया हमारे पास। लैम्डा की जगह पे क्या आ गया? 2l, जो हमने ये निकाला भी था कल, और वी की जगह पे उसने उसकी इक्वेशन पुट कर दी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये बन गई, F1। फंडामेंटल मैं अभी इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम कल कर चुके हैं। फिर जब हमने उसको हाफ वो जो है 1/4 वाली साइड से उसको प्लग किया, तो दो स्टेशनरी वेव बनी। तो हमारे पास टोटल वेवलेंथ क्या आ गई थी? लैम्डा आ गया था। इक्वेशन सारी वही जो ऊपर उसने हमें दी हुई है। अब लैम्डा की जगह पे एल, 2l की बजाय जस्ट क्या आ जाएगा? एल आ जाएगा, बाकी पूरी की पूरी इक्वेशन वही रहेगी। और फिर हमने कॉमन जब लिया और उसको पुट किया, तो हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी बन गई, जिसमें हमारे पास क्या आया था? F1, 2f1, 3f1, 4f1 एंड सो ऑन। और एल की वैल्यू क्या आ रही थी? λ/2, 2 λ/2, 3 λ/2 एंड 4 λ/2। और हमने देखा भी इक्वेशंस में आ भी यही रहा था। तो स्टेशनरी वेव्स की इक्वेशंस फिर हमारे पास ये बन गई, जिनमें से हमने फिर F1 को क्या नाम दिया था? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। और इन सीरीज को नाम दिया था हार्मोनिक सीरीज का। तो लेमडा ये देखो, उसने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेमडा इज इक्वल टू 2l/n के, n 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है हमारे पास। जब 1 होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अब उसने इन टर्म्स ऑफ लेमडा के टर्म्स में बात की हुई है, यहाँ पे उसने एल की टर्म्स में बात की हुई है। दोनों को मिक्सअप करके कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन लेंथ एल किसको शो करा था? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को। और फिर जब वेवलेंथ बनती हैं, एक फ्रीक्वेंसी बन रही थी तो लैम्डा, एक स्टेशनरी वेव दो बन रही थी तो हमारे पास लैम्डा आ गया था। थ्री बन रही थी तो हमारे पास क्या आ गया था? 3 λ/2। हमने देखा भी उसके अंदर जो स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम है, इसके अंदर वो ये बात बोलता है कि हमारे पास टू टाइप्स ऑफ केसेस आ सकते हैं। कि एक जो दोनों साइड से ओपन होगा, जब दोनों साइड से ओपन होता है तो ओपन एंड के ऊपर हमेशा एंटी नोड्स बनते हैं, और क्लोज एंड के ऊपर हमेशा क्या बनता है? नोड बनता है। हमें बस ये पॉइंट याद रखना है। अगर हम ओपन एंड के बारे में बात करें, जैसे उसने ओपन पाइप के केस में बात की है, कोई हमें एक्स्ट्रा नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन इसके लिए नहीं चाहिए। अब खुद देख लो, यहाँ पे कितनी वेव्स बन रही हैं। यहाँ से नो एंटी नोड टू नोड का डिस्टेंस कितना होता है? λ/4। और यहाँ से भी क्या होगा? λ/4। अब λ/4 प्लस λ/4 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? λ/2। एल इज इक्वल टू λ/2। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई? 2l। हमने उसी इक्वेशन को दोबारा से रेफर किया और v/2l बन गया। जब हमारे पास यूं आया, अब खुद बनाओ इसकी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा?
एंटी नोड टू नोड का डिस्टेंस कितना होगा? लैम्डा बाय 4। नोड लैम्डा टू बाय नोड टू। का डिस्टेंस कितना होगा? नहीं, एंटी नोड टू नोड लैम्डा बाय 4। ठीक है, क्योंकि डायग्राम पे फोकस करो ना। ये एंटी नोड है और ये नोड है। नोड टू एंटी नोड कितना होता है? लैम्डा बाय 4। यानी इस सेक्शन का क्या आ गया? लैम्डा बाय 4। यहां से यहाँ क्या आएगा? लैम्डा बाय 2। और यहाँ से यहाँ क्या आएगा? लैम्डा बाय 4। अब लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4 हमें क्या दे देगा? लैम्डा बाय 2। और साथ में लैम्डा बाय 2 है, तो लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 हमें किसकी इक्वल दे देगा? लैम्डा आंसर दे देगा हमारे पास। तो एल किसकी इक्वल आ गया? लैम्डा के। इक्वेशन वही, वी ओवर लैम्डा। लैम्डा की जगह पे एल पुट कर दिया, तो अब वही जो कल हमने किया था ना, वो इसने इस वाले ओपन एंड पाइप के ऊपर आके किया हुआ है। F2 2 F1 क्या आ गया? अब 3 बनेंगे। अब देखो यहाँ से यहाँ कितना हो गया? लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2 एंड लैम्डा बाय 4। ये दोनों ऐड होके क्या बना देंगे? लैम्डा। और ये दोनों ऐड करके क्या बना देंगे? लैम्डा बाय 2। और लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 लैम्डा बाय 2 हमारे पास इज इक्वल्स टू एल। तो एल किसकी को लैम्डा किसकी इक्वल आ जाएगा? 2L ओवर 3 के। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? V ओवर लैम्डा। लैम्डा की जगह पे क्या आ जाएगा? 2L/3। ये ऊपर चला जाएगा, तो ये बनेगा 3V/2L। अब V/2L किसके बराबर होता है? F1 के। तो F3 किसकी इक्वल आ जाएगा? 3F1। ये कल वाली जो हमने इक्वेशन किया वो यहाँ पे दोबारा रिपीट की है ओपन एंड के केस में। लेकिन अगर वहीं पे हम क्लोज्ड पाइप कर लें तो बस वही। इक्वेशंस दोबारा राइट डाउन करनी है एक एंड। अब ये पहले पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू एल। तो लैम्डा किसकी इक्वल आ जाएगा? 4L के। फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है? V ओवर लैम्डा के। V एज इट इज रह गया, उसकी जगह पे 4L आ गया। अब हमारे पास जब दो बनेंगे इस तरीके से, तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया? लैम्डा बाय 2। और यहाँ से यहाँ कितना हो गया? लैम्डा बाय 4। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 3 लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू एल। तो एल, सॉरी, लैम्डा किसकी इक्वल आ जाएगा? 4L/3 के। अगेन फ्रीक्वेंसी में पुट किया F2 के अंदर, तो V ओवर लैम्डा। लैम्डा की जगह पे क्या आ गया? 4L। और ये 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। अब V/4L किसको शो कर रहा था? F1 का आंसर निकला था हमारे पास, तो हमने V/4L की जगह पे क्या लिख देना है? F1। तो ये क्या बन गया? 3F1। ठीक है। अब क्लोज जब ओपन एंड था तो हमारे पास सीक्वेंस क्या बनना था? F1 2F1 3F1 4F1 एंड सो ऑन। अब देखो पहले वाले में हमारे पास आंसर क्या आया था? सिंपल F1। लेकिन सेकंड हार्मोनिक्स क्या है? 3F1। आगे वाला खुद ही पता चल जाएगा अगला क्या बनेगा? 5F1। तो जब ओपन होता है, ओपन एंड्स होते हैं दोनों, तो हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एफ आ रहा होता है हमारे पास। और जब क्लोज्ड एट वन एंड होता है तो हमारे पास क्या बनते हैं? ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स बनते हैं। ठीक है। अगले वाला करके भी उसने डायग्राम बनाई हुई, तो हमारे लिए मुश्किल भी नहीं है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बनेगा हमारे पास? यहाँ से यहाँ कितना बन गया? लैम्डा बाय 2। यहाँ से यहाँ क्या बन गया? लैम्डा बाय 2। यहाँ से यहाँ कितना बन गया? लैम्डा बाय 4। ये दोनों ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? लैम्डा। और ये बन गया लैम्डा बाय 4, तो ये बन जाएगा 5 लैम्डा बाय 4। ठीक है, इज इक्वल्स टू एल। सो F3 इज इक्वल्स टू V ओवर लैम्डा 3। लैम्डा की जगह पे वैल्यूज की पुट कर दो, जो बनेगी हमारे पास 4L/5। ये 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो F3 किसकी इक्वल आ जाएगा? 5V/4L। अब V/4L किसके बराबर था? F1 के। तो F3 किसकी इक्वल आ जाएगा? 5F1 के। तो अब हम देख सकते हैं कि अगर क्लोज्ड एट वन एंड होता है तो हमारे पास ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसीज आ रहा होता है, और उस केस में हमारे पास सिंपल इंटीग्रल मल्टीपल आ रहा होता है। डू वी अंडरस्टैंड इट?
यस सर। आपने कहा था नोड से नोड तक λ/2 होगा ना? जी, नोड टू नोड या एंटी नोड टू एंटी नोड λ/2 होता ओके, है, लेकिन नोड टू एंटी नोड λ/4। सही ओके, है। यस। सो ये क्लोज पाइप आ गया। एंड फिर एक्सपेरिमेंटेशंस होती हैं इसके अंदर। हम लोग ये करते हैं कि हम लोग वाटर के लेवल को हम लोग एक ट्यूनिंग फोर्क लेके आते हैं। मैं आपको एक्सपेरिमेंट वैसे बता देता हूँ, आप रीडिंग उसकी खुद ही कर लेना। हम ट्यूनिंग फोर्क लेके आते हैं फ्रीक्वेंसी की, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी को, उसको हिट करके हम वाटर के ऊपर यहाँ इस ओपन पाइप पे रख देते हैं, और हम वाटर लेवल आहिस्ता आहिस्ता लो कर देते हैं। हमें जहाँ पे एक क्लियर साउंड सुनाई देती है ना, हम वहां पे रुक जाते हैं और हम वाटर लेवल नोट कर लेते हैं उसका। ठीक है, यानी फर्स्ट हमारे पास जो स्टेशनरी वेव बनेगी वो इस पॉइंट पे आके बनेगी, फिर हम नीचे लाते रहते हैं और हमारे पास इस तरह सेकेंड। और अब हमें चूंकि पता है कि अगर पहली लेंथ हमारे पास, फॉर एग्जांपल, हमारे पास आंसर क्या आया था, वो λ/4 = L आया था ना, पहली स्टेशनरी वेव के केस में यही आया था ना। अब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से लेंथ नोट कर ली, तो वो फॉर एग्जांपल 8 सेंटीमीटर आया कि 8 सेंटीमीटर पे हमें पहली साउंड सुनाई दी। तो अगली साउंड हमें कितने पे सुनाई देगी, 3 λ/4 पे। उससे अगली साउंड कब सुनाई देगी, 5 λ/4 पे। उससे अगली साउंड कब सुनाई देगी, इसके इक्वल। तो फिर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या उन लेंथ्स के ऊपर साउंड आ रही है। तो हम एक्सपेरिमेंट से उसे प्रूव करते हैं कि स्टेशनरी वेव्स इन अ क्लोज्ड पाइप, सॉरी ओपन एट वन एंड के केस में, और इंटीग्रल मल्टीपल के ऊपर हमारे पास, हमें जो है वो स्टेशनरी वेव्स और क्लियर साउंड सुनाई देगी हमारे पास। ठीक है, बस एक्सपेरिमेंटेशन हम ये करते भी हैं, आप लोग लैब में शायद इसको करोगे। डिड यू अंडरस्टैंड द एक्सपेरिमेंट? यस कि सर। हम यस। ट्यूनिंग फोक लेके आएंगे, ट्यूनिंग फोक को हम इस वाटर ट्यूब के ऊपर रखेंगे और वाटर लेवल आहिस्ता आहिस्ता नीचे करना शुरू कर देंगे। हमें जब पहली साउंड सुनाई देगी हम उसकी लेंथ को नोट कर लेंगे। अब चूंकि इट्स एन ओपन एंड, और एक एंड से वो क्लोज है, एक एंड से वो ओपन है, तो इसका मतलब क्या है कि हमने पहले से ही क्वेश्चंस ड्राइव की हुई हैं जिसमें हमें पता है कि ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स पे स्टेशनरी वेव्स बनेंगी हमारे पास। ठीक है, और हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर अगर 8 सेंटीमीटर पे पहली हमें साउंड सुनाई दी है, तो अगली साउंड हमें किस पे साउंड सुनाई मतलब आएगी, उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करके देख लेंगे तो 8 3 = 24। अगली साउंड हमें कहाँ सुनाई देनी चाहिए, 24 के ऊपर। उससे नेक्स्ट साउंड कितने पे सुनाई देनी चाहिए, 40 के ऊपर। तो हम ये फिर एक्सपेरिमेंटेशन करके देखते हैं कि क्या हमें उन उन वाटर लेवल के ऊपर साउंड सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही। ठीक है, कैन आई गो टू द नेक्स्ट पार्ट? यस सर। अच्छा बच्चों, जो पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट। पोलराइजेशन बेसिकली ये होता है, ट्रांसवर्स वेव की पोलराइजेशन होती है, और हम पोलराइजेशन नॉर्मली लाइट के केस में डिस्कस करते हैं। पोलराइजेशन इन पर्टिकुलर सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है हमारे पास। हमें पता है कि ट्रांसवर्स वेव, अगर हम लाइट की बात करें, वो मल्टी डायरेक्शनल होती है हमारे पास। ठीक है, अगर हम इनको यूनी डायरेक्शनल कर लें तो इस स्टेप को क्या नाम दिया जाता है, पोलराइजेशन का नाम दिया जाता है। और उसके लिए जो डिवाइस यूज होती है उसको पोलराइड कहा जाता है। अब उनको सेटअप इस तरीके से किया जाता है कि पोलराइड को लाइट के सामने रख दिया जाएगा, ओनली लाइट विच इज पैरेलल टू दिस स्लिट वो इसमें से पास आउट होगी, बाकी सब क्या हो जाएंगी, उसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगी। तो दिस स्टेप इज नोन एज पोलराइजेशन। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट पोलराइजेशन इज? कि लाइट जो होती है वो ट्रांसवर्स इन नेचर होती है, इट इज इन मल्टी डायरेक्शन। हम उसकी जब सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन करते हैं तो जो लाइट बिकम पोलराइज। ठीक है, दिस इज कॉल्ड यस सर। पोलराइड। और सिर्फ वही लाइट इसमें से पास आउट कर पाएगी विच इज पैरेलल टू दिस स्लिट। जो परपेंडिकुलर होंगी एट एनी एंगल होंगी, दे ऑल विल बी जो है ब्लॉक्ड बाय द पोलराइड। ठीक है, इसमें लिखा भी हुआ है, पोलराइड फिल्टर इज एबल टू पोलराइज लाइट बिकॉज ऑफ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द फिल्टर मटेरियल इन द सेम मेटल टू पोलर। अब अगर हम दो पोलराइड्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर रख देंगे तो क्या करेगा, नेक्स्ट लाइट को क्या कर देगा,
बिल्कुल जीरो पे कर देगा। अब ये उसने रोटेशन इसकी स्टार्ट की है, जब उसकी रोटेशन स्टार्ट करेगा आहिस्ता आहिस्ता इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। और जब दोनों पोलराइड्स बिल्कुल परपेंडिकुलर टू ईच अदर आ जाएंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो। वी विल नॉट बी एबल जीरो। लाइट फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द पोलराइड, क्योंकि वो ऐसे मटेरियल से मिला। डायकोरिक सब्सटेंसेस बोलते हैं, डायकोरिक सब्सटेंसेस उनको कहा जाता है जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर, ठीक है। So the process of transforming unpolarized light into polarized light is known as polarization. What is polarization? A selective absorption of transfer wave in a particular direction. तो पोलराइडर बेटा वो स्पेशल मटेरियल, उन स्पेशल मटेरियल्स को कौन से सब्सटेंसेस कहते हैं, डायकोरिक सब्सटेंसेस। उन्होंने क्या करना होता है, दे वुड अब्सॉर्ब द लाइट ओनली, उसको पास आउट करने देंगे जो पैरेलल टू दिस स्लिट होंगे, बाकी सबको क्या कर देंगे, वो ब्लॉक आउट कर देंगे। तो when unpolarized is transmitted through a polarized filter, it emerges as polarized, that is its intensity reduces to half and with vibration in the सिंगल प्लेन। अब ऑब्वियसली उसकी इंटेंसिटी पहले से क्या होगी, कम होगी, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर होगी। बाकी उसने पोलराइड की यूजेस वो बताए हैं कि उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है। अनपोलराइज्ड light passes through a polarized filter, its intensity reduces to half of it, and only one light parallel to grid axis within the polarized filter is allowed to pass। ठीक है, सिर्फ एक ही लाइट पास आउट हो पाती है। अगर हम वहां पे मल्टीपल स्लिट्स रख देंगे तो उसके हिसाब से ही वो पास आउट करेगी उसके हिसाब से। ये फॉर्मूला आपको याद होगा। तो मलूज लॉ जो हम लोगों का था वो तो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में बता दिया था कि पता नहीं वो आगे आता है कि नहीं आता, तो मलूज लॉ का मैंने बता दिया हुआ था। तो जो पोलराइजेशन हमारे पास होती है उसकी इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉज ऑफ थीटा का फॉर्मूला हमारे पास होता है। आई नॉट हमारे पास यहाँ पे किसको इंडिकेट कर रहा होता है, ओरिजिनल इंटेंसिटी को बिफोर पोलराइजेशन, और आई जो है वो पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी। क्लियरली यहाँ पे जो उसने ऊपर भी बात की हुई है कि जो पोलराइज इंटेंसिटी होती है वो हाफ ऑफ द ओरिजिनल इंटेंसिटी होती है, बट एनी हाउ वो तब होती है जब बिल्कुल परपेंडिकुलर पैरेलल सेक्शन आता है। अगर एट सर्टेन एंगल पोलराइड एक सर्टेन एंगल के ऊपर पड़ा हुआ है तो उसकी इंटेंसिटी उसके अकॉर्डिंगली डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे जो थीटा एंगल है वो वाला यूज करते हैं कि अगर तो 90 है तो जीरो आंसर आ जाएगा। कॉस कॉस 90 क्या होता है हमारे पास, जीरो। ठीक है, कॉस 90 का स्केयर आई गेस 180 बन जाएगा। 180 का क्या आंसर होता है, -1 या क्या नहीं, होता है, -1 होता है। -1 होता है। तो उस हिसाब से एंगल्स हमने यहाँ पे पुट कर लेने, वट एवर द वैल्यूज आर फॉर, एंड दिस लॉ इज नोन एज मलूज लॉ। ये हम लोगों ने स्टार्ट में, मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन करा रहा था तो उसमें बात होगी थी। बाकी रिफ्लेक्शंस जो होती हैं उससे भी पोलराइजेशन हमारे पास होती है डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप की सरफेस है। अब अगर एक मेटल से ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आईज में पड़ता है उसकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा होती है, विच मीन्स कि वो पोलराइज नहीं हुआ होता हमारे पास। ऑन द कॉन्ट्री नॉन मेटालिक सरफेस पे अगर लाइट पड़ रही है तो हम उसको देख पाते हैं, लेकिन मेटल के ऊपर अगर लाइट पड़ रही है तो हम उसको नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ ही पे उसने यही बात बताई हुई है कि सर्टेन मटेरियल्स, सर्टेन एटम्स, कुछ ऐसे इस तरीके से मटेरियल्स हमारे पास होते हैं नेचुरली लाइट को पोलराइज कर देते हैं। और ऑप्टिकल रोटेशन का वर्ड भी यूज होता है कि वो लाइट की जो एंगल ऑफ मतलब इंसिडेंट होता है उसको 180 पे क्या कर देते हैं, फेस शिफ्ट कर देते हैं। इसको ऑप्टिकल रोटेशन का वर्ड कहा जाता है। दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस, बट सर्टेन मटेरियल्स के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम उसके ऊपर प्लेन पोलराइज लाइट को फॉल करवाएंगे तो उसको वो 180 की फेस शिफ्ट कर देगा। ठीक है, तो इस सारी थ्योरी के अंदर उन्होंने ये लिखा हुआ है कि वाटर सरफेस पे थोड़ा सा प्लेन पोलराइज हो जाती है, लेकिन कुछ जगहों पे नहीं भी होती है हमारे पास। तो उस तरीके से बाकी पोलराइज आपको पता है, आपने देखे हुए। If I read this part, in plastic industry, polarides are used to perform stress analysis tests on transparent plastics. As light passes through a plastic, each color of visible light is polarized with its own direction, because visible light is a component of 7 colors. तो जब आप उसको प्लास्टिक में से पास आउट करेंगे तो उसकी जो स्पीड है वो चेंज होगी, तो उसकी पोलराइजेशन रेट भी जो है वो वेरी करेगा। If such a plastic is placed between two polarized plates, a colorful pattern is observed, जिनको fringes का नाम दिया जाता है। ठीक है, बैंड ऑफ कलर आते हैं हमारे पास। इफ यू गाइज रिमेम्बर, हम लोगों ने शायद केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा था कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा एंड बैंड स्पेक्ट्रा।
और मैंने आपको स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स भी यस दिखाया। ये उसी उसी की टर्मिनोलॉजी में बात कर रहा है हमारे पास, ठीक है। और हमारे बाकी इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट, अगर इस दफा आप रीड करोगे तो आ जाएगा। बाकी डायफ्रेक्शन में आप लोगों को पता है कि अगर आप इस ओपनिंग को जो है वो बिगर रखोगे तो हमारे पास लेस डायफ्रेक्टेड वेव्स आएंगी। अगर इसको आप नैरो करोगे तो मोर सर्कुलर वेव फ्रंट्स आएंगे हमारे पास। द ओनली थिंग दैट वी नीड टू कीप इन आवर माइंड इज कि इफ ओपनिंग इज बिग, लेस डायफ्रेक्शन होगी। अगर ओपनिंग इज स्मॉल, मोर डायफ्रेक्शन होगी। डिस्टेंस बिटवीन द वेव फ्रंट्स चेंज नहीं होते बिकॉज हमारे पास कोई मीडियम चेंज नहीं हो रहा आफ्टर पासिंग थ्रू द स्लिट। ये एक चीज का याद रखना है। बाकी डेफिनेशन तो आपने पिछली क्लास में पढ़ी, डिपेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड sharp edges or corner of an obstacle and spreading into geometrical shadow is called। अब फॉर एग्जांपल अगर we are standing in front of a light तो हमारा शेडो हमारा ही बनता है ना, ठीक है। किसी और चीज का शेडो तो नहीं आ रहा होता हमारे पास, इसलिए वो ज्योमेट्रिकल का वर्ड यहाँ पे ऐड कर रहा है टू बी श्योर कि जब भी डायफ्रेक्शन होती है तो वो ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर उसकी बेंडिंग होती है। और यहाँ पे उसने वो पॉइंट भी लिखा हुआ है कि डायफ्रेक्शन ऑफ वेव कैन ओनली बी ऑब्जर्व। अच्छा, मैक्सिमम डायफ्रेक्शन कब होती है? कि जब ये वेव फ्रंट, ये जो वेवलेंथ है और ये जो है आपस में कंपेरेबल होता है। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो मैक्सिमम डायफ्रेक्शन होगी। अगर ये बिगर होगा तो भी अच्छी डायफ्रेक्शन हमारे पास होगी, लेकिन अगर ये स्मॉलर है और ये बिगर हो जाएगा तो डायफ्रेक्शन रेट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? लेस। तो वहीं पे वो साउंड और लाइट को कंपेयर करता है। वी नो दैट कि साउंड की वेवलेंथ क्या होती है? बिगर। और लाइट की वेवलेंथ क्या होती है? स्मॉलर। तो लाइट जो है वो डायफ्रेक्ट नहीं कर पाती, साउंड डायफ्रेक्ट कर पाता है। तो इफ समवन इज स्टैंडिंग ऑन दिस साइड ऑफ द रूम एंड आई एम स्टैंडिंग हेयर, तो आई कुड हेयर देम क्लियरली बट आई कैन नॉट सी देम बिकॉज उनकी आवाज तो डायफ्रेक्ट इजीली हो जाएगी, उनकी लाइट डायफ्रेक्ट नहीं होगी क्योंकि लाइट की वेवलेंथ जो है वो बहुत क्या होती है? कम होती है हमारे पास, ठीक है। बाकी ग्रेविटेशनल वेव्स जो होता है ना, ये पता नहीं उन्होंने क्यों ये टॉपिक ऐड किया, ये कॉस्मोलॉजी का टॉपिक है, बट ग्रेविटेशनल वेव्स हमारे पास जो है वेरी हैवी फॉर्मेट है वैसे, हम्म। ये बाद में फॉर्मेट कर दिए सर। अच्छा, इट्स नॉट द पार्ट ऑफ इट, इट्स गुड बिकॉज इट्स नॉट समथिंग दैट नीड्स टू बी स्टडीड हियर। तो शुड आई स्किप इट? सर आप कह रहे यस थे कि सर। जैसे जब आप कॉर्नर पे खड़े हो और बंदा उधर खड़ा हो तो क्या होता है, हम तुम्हारी बात हम उसको से सुन पाते हैं ना। हाँ, अगर वो हमसे बात करे तो हम उसको सुन पाते हैं ना, बट हम उसको देख नहीं पा रहे होते ना। यस सर। तो आपने क्या एक्सप्लेनेशन दी थी? क्योंकि साउंड की वेवलेंथ ज्यादा होती है ना, वो इजीली डायफ्रेक्ट कर सकता है। लाइट डायफ्रेक्ट नहीं कर पाती, इस वजह से हम उसको देख नहीं पा रहे होते लेकिन सुन पा रहे होते। तो यानी लाइट मोड़ नहीं पाती तो हम देख नहीं सकते। जी, जी, बेंडिंग नहीं होती तो उसकी वेवलेंथ काफी स्मॉलर होती है। बाकी इंटरफेरोमीटर जो है वो एक डिवाइस होती है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर के नाम से इसको पढ़ा जाता है। ये भी लाइट का एक टॉपिक था। मतलब जहाँ पे टेलीस्कोप्स और वो हैं, मुझे लगता है शायद उन्होंने इसको भी आउट कर दिया होगा क्योंकि उन्होंने ज्यादा डिटेल में इसकी बात नहीं की। इंटर माइकलसन इंटरफेरोमीटर एक प्रॉपर टॉपिक है, उसके थ्रू हम लोग काफी डाटा को इंक्लूड करते हैं। इवन हम उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट को भी कैलकुलेट करते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट कैसे कैलकुलेट होती है, न्यूटन रिंग एंड वो तमाम चीजें। इज दिस इंक्लूडेड? नो सर। माइकल इंटरफेरोमीटर होता है, उसको हम बेसिकली यूज करते हैं वेवलेंथ को भी फाइंड आउट करने के लिए, फ्रिंजेस के दरम्यान में स्पेसिंग को फाइंड आउट करने के लिए, पैटर्न्स कैसे बनने हैं वो तमाम चीजों के लिए ना। डिस्टेंसेस के लिए नॉर्मली यूज करते हैं कि अगर हमने कोई डिस्टेंस हाई एक्यूरेसीज के साथ फाइंड आउट करना है ना, डिस्टेंस स्टार्स एंड उन तमाम चीजों का, उसके लिए हम फिर इंटरफेरोमीटर को यूज करते हैं। तो जनरल इन्फॉर्मेशन इज ओके कि इंटरफेरोमीटर का काम क्या होता है। हाई पीसीएन के साथ अगर हम लोग को डिस्टेंसेस फाइंड आउट करने होते हैं ना, तो हम उसके लिए इंटरफेरोमीटर को यूज करते सर अगर हम हमसे क्वेश्चन पूछे हाउ कैन यू पोलराइज ऑर्डिनरी लाइट यूजिंग पोलराइजर्स, तो हम डिफ्रेक्शन का एग्जांपल लिखेंगे हैं। पोलराइज नहीं, फिल्टर्स। नहीं, पोलराइज रखेंगे उसके आगे और हम लाइट को वो करा देंगे। ये वाला सेक्शन डिस्कस करोगे आप। You would place a polaroid in front of it, so after passing through the polaroid, the light will be polarized, ordinary light। और चेक करने के लिए कि लाइट पोलराइज हुई है कि नहीं हुई, हम एक एडिशनल पॉइंट इसमें ऐड कर देंगे कि हम एक और पोलराइड रखेंगे विच इज परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट पोलराइड। तो अगर हमें कोई लाइट नहीं शो होती, इट मीन्स कि लाइट पोलराइज हो गई भी है, लेकिन अगर हमें लाइट फिर भी शो होती है, इट मीन्स उसमें पोलराइजेशन नहीं हुई।
इसी वजह से साउंड पोलराइज नहीं हो सकता, क्योंकि साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव है और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पोलराइज नहीं होती है, ये सिर्फ ट्रांसवर्स वेव होती है। ओके, सही दैट है। इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर।